चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो है वो हमें बोला जा रहा है लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, लैम्डा और म्यू रियल गिवन है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा ठीक है, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इफ एक्स वाई जेड आर इंटीजर एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अच्छा तो सबसे पहले वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं कि वो होंगे क्या क्या। तो उनके लिए लैम्डा और म्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू को फाइंड किया। वैसे देखो अगर ये लैम्डा को तो फिर भी अच्छा, अगर ऐसा बोला जा रहा है कि सिस्टम के जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो डेफिनेटली ही मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सम इंटीजर टाइम्स सम नंबर k1 टाइम्स दिस, सम नंबर k2 टाइम्स दिस, इन दोनों का सम जो है वो इस थर्ड इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा, है ना। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सोचेंगे तो भाई थर्ड प्लेन जो है, ये प्लेन जो है वो इससे और इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन बन जाएगा, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। ठीक है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट तो एक तरीका है ही सही अपने पास में, है ना, बट मैं ऐसे बता रहा हूं, है ना। तो क्या करेंगे कि हमने बोला कि भाई दिस और दिस, इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही ये वाला भी पास कर रहा है, ऐसा बोल दिया हमने, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो यहां से हमने बोला कि भाई जो है लैम्डा और म्यू इनको फाइंड करना है। तो लैम्डा और म्यू को बिना फाइंड किए भी हमारा जुगाड़ बन सकता है कि भाई हम ऑफ कोर्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इन दोनों के k1 टाइम्स दिस प्लस k2 टाइम्स दिस, इन दोनों के सम से मैं ये वाली इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। तो वहां से हमें लैम्डा और म्यू मिल गए, बट उनको कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, उनका जब कोई यूज ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इससे और इससे, इन्हीं दोनों से मिलने वाली इक्वेशंस जो है हमारे पास में, इन्हीं से हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, उन्हीं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो z जो है यहाँ पे, z जो है उसको मैंने k पुट कर दिया। z को अगर मैं k पुट करूंगा तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास में क्या बन जाएगी, 1 प्लस k, और सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 प्लस 3k, है ना। यहाँ पे इसको कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 0, यहाँ से 20 और इधर से 3, तो प्लस के 17y इज इक्वल टू, इधर से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 4k और -7 माइनस 3k। तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, k माइनस 3/17। अब ये y और ये z दोनों को वैल्यूज को पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x कितना आ जाएगा, 1 प्लस k माइनस 5k माइनस 15/17, है ना। यहां से कितना आ जाएगा, ये 5 ही था ना, हाँ ठीक है। तो x यहां से कितना आ जाएगा, 17 प्लस 17k माइनस 5k प्लस 15/17। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो अपने पास में आ जाएगी 17 प्लस 15, तो बोले तो 32, और इधर से 12k, तो 12k प्लस 32/17। सबसे पहली बात तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत क्यों नहीं थी वो समझ में आना चाहिए। जब इसने क्वेश्चन में कहीं पूछा ही नहीं है कि लैम्डा और म्यू क्या होगा, या लैम्डा और म्यू से रिलेटेड कुछ भी पूछा ही नहीं, तो हमें कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारे पास में x भी आ गया k की टर्म्स में, y भी आ गया k की टर्म्स में, और z तो हमने अज्यूम ही किया था k की टर्म्स में। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में। अब हमें बोला जा रहा है कि ये x, y और z तीनों इंटीजर्स हैं, और इनका सम जो है वो 7 से लेके 77 के बीच में है। यहां से आगे बढ़े हम, तो x कितना है, 32 प्लस 12k अपॉन 17 प्लस y कितना था भाई अपने पास में, k माइनस 3/17 प्लस z कितना था भाई, k, ये 77 से लेकर के 7 के बीच में, ऐसा ही बोला जा रहा है हमें, ऐसा ही बताया जा रहा है हमें, है ना। तो यहां से हमने लिख दिया, यहां से सॉल्व कर लिया, 17 इंटू 7, यहाँ 32 प्लस 12k प्लस k माइनस 3 प्लस 17k, और ये इधर 77 इंटू 17, ठीक है।
तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 29, और इधर से कितना आ जाएगा 12 + 1 13, 13 + 17 30 के है ना, और ये इधर से ठीक लिखा है ना 30 के, हाँ 17 × 7, और ये इधर आ जाएगा 77 × 17, माइनस कर देते हैं 29, तो 17 × 7 - 29 से डिवाइडेड बाई 30 से के कहाँ तक जाएगा इधर 77 × 17 माइनस ये इधर कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 30। ठीक बात है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो 7 × 17 9 4 119 माइनस 29, तो 19 अगर के सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे k जो है वो सबसे पहले तो 3 से बड़ा होना चाहिए, k जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। और इधर अगर मैं बात करूँ 17 × 7, तो 17 × 11 × 7 है ना, तो ये अभी अभी हमारे पास में 119 आया था, ये हमारे पास में 17 × 7 119 आया था, तो इसमें 119 इस तरीके से ऐड कर देंगे, 0 1 ये आ जाएगा 3, ये 1 1309, और ये यहाँ पे आ जाएगा 29, तो ये 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 - 2 8, और ये इधर से 2, और ये इधर 1, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 1309, तो डिवाइडेड बाई 30, तो यहां से कितना आ जाएगा 42 तक जाएगा, क्योंकि k तो इंटीजर होना चाहिए, 42 तक ही जाएगा आई थिंक, है ना। हाँ ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या होगा, है ना। तो बेसिकली हमें जो बातें समझ में आई वो ये है कि k जो है वो यहाँ से 42 के बीच में, ऑफ कोर्स ये इंटीजर नहीं आ रहा है, बट हमें पता है कि z एक इंटीजर है और k की वैल्यू बेसिकली z की ही वैल्यू है, और वो एक इंटीजर है, तो यहाँ पे 42 पॉइंट समथिंग तो लिखने से तो 42 ही लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसा हो गया, है ना। अब देखो k हो क्या सकता है, k की वैल्यूज मतलब बेसिकली x, y, z की वैल्यूज पूछ रहा है हमें, x, y, z के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, x, y, z इंटीजर सेटिस्फाइंग, तो ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ये पूछ रहा है, मतलब x, y, z की वैल्यूज पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें k की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास में x तो क्या है, x है हमारे पास में क्या था, x है हमारे पास में, चलो यहाँ पे लिखे हुए ही हैं, x जो है ये तो हमारे पास में x है, ये हमारे पास में y है, और ये हमारे पास में z है। तो यहाँ पे y को देखते हुए मैं क्या बोल सकता हूँ कि k जो है वो 3 हो सकता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में 20 हो सकता है ना, ये y के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू y, है ना। भाई z को तो कोई प्रॉब्लम ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, k 3 से लेके 42 तक कुछ भी हो जाए, है ना, बट y को प्रॉब्लम है कि k 3 हो सकता है, 17 हो सकता है, और उसके बाद में 34 + 3 37 हो सकता है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन तीनों वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हम x को चेक कर लेते हैं, जितनी भी आएंगी उन्हीं के हिसाब से हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इन तीनों वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जब हम x को चेक करेंगे, ये क्यों ली है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में इंटीजर हो जानी चाहिए, है ना। फिर इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या ले ली, x की वैल्यू फाइंड करी, फाइंड x, ये क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ये इंटीजर आना चाहिए, जो कि इन तीनों वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर आ जाएगा। तो यहां पे हम फिर बोल पाएंगे कि जो है 3 हमारे पास में टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे, k की वैल्यू 3, 20 और 37 के कोरस्पॉन्डिंग इसकी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो x, y, z ट्रिपलेट की वैल्यूज देगा, और वो 3 वैल्यूज हो जाएंगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 3 हो जाएगा, ठीक है।